पंजाब का ये वो दौर था जब यहाँ सिख और मराठे एक दूसरे के आमने सामने आए। मुगल सल्तनत के डूबते सूरज में ये दोनों ताकतें उभर रही थी। पंजाब एक ओपन बैटल ग्राउंड था। सिख जत्थे और मराठा कन्फेडरेसी एक अलायंस से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई पर कैसे उतर आए। इन ताकतों के पावर प्ले ने कैसे न सिर्फ यहाँ की बल्कि पूरे बड़े सगीर की तारीख बदल दी, जानिए इस वीडियो में। आमतौर पर 18वीं सदी के पंजाब को अफगान और सिख जत्थों के दरमियान टकराव के लेंस से देखा जाता है, लेकिन इसी दौर में सिख जत्थे और मराठा फोर्सेस भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई। इसी तरह से इस दौर में ज्यादा बात वेस्ट पंजाब के इलाकों की होती है, लेकिन ईस्ट पंजाब के इलाकों में क्या हुआ इसकी बात भी बहुत कम होती है। इसलिए इस वीडियो का फोकस ज्यादा ईस्ट पंजाब होगा। मराठों और सिखों की राइवलरी 18वीं सदी के सेकेंड हाफ में उस वक्त शुरू हुई जब पंजाब में मुगल सल्तनत का सूरज गुरूब हो रहा था। अहमद शाह दुरानी के पै दर पे हमलों ने पंजाब को एक बैटल ग्राउंड बना दिया था। उस दौर में मुगल, सिख, मराठे और रोहिला अफगान यहाँ के इलाकों पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। मुगल एम्पायर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक श्रिंक होकर रह गई थी। उसके ज्यादातर इलाके तख्त से आजाद होकर छोटे छोटे ग्रुप्स के जेर असर होते जा रहे थे। लेकिन वो क्या हालात थे जिनमें मराठों और सिखों की इस एंगेजमेंट का आगाज हुआ। इसके लिए पहले जरा क्विकली देख लेते हैं कि उस वक्त इन दोनों ताकतों की यहाँ पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी। मार्च 1748 में सिखों ने सरबत खालसा में यह फैसला किया था कि मिसलें या जत्थे अब इकट्ठे होकर हमलावरों का मुकाबला करेंगी। जस्सा सिंह आलूवालिया को कंबाइंड सिख फोर्स का कमांडर बनाया गया। इस सिख कन्फेडरेसी के बनने के बाद यहाँ ये मिसलें या जत्थे ताकतवर होते चले गए। जत्थों की लूटमार, हमलों और कुछ इलाकों में टैक्स कलेक्शन की वजह से उनके पास अब जंगों के लिए खासी फंडिंग आना शुरू हो गई थी और ये अपने हमलों में बोल्ड होते जा रहे थे। उस जमाने में लूटमार किसी भी इलाके से जबरदस्ती टैक्स कलेक्शन का एक तरीका ही था। इस हवाले से पंजाब में मिसलों के राज पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अक्टूबर 1761 में दिवाली के बाद इन्होंने लाहौर भी टेक ओवर कर लिया और नवाब कपूर सिंह ने जस्सा सिंह आलूवालिया को लाहौर के तख्त पर बिठाने का ऐलान करके सुल्तानुल कौम का टाइटल भी दिया। लेकिन इसके बाद इन्हें 1762 में कुप की लड़ाई में अहमद शाह दुरानी से शिकस्त हो गई। अप्रैल 1765 में इन्होंने फिर से लाहौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी अहमद शाह दुरानी की फोर्सेस के साथ आंख मचोली चलती रही। वो यहाँ से जाता तो ये फिर इलाकों पर कब्जा कर लेते। सिखों की गुरिल्ला वॉरफेयर इसलिए भी इफेक्टिव थी कि मकामी सपोर्ट उनके साथ थी। वो जंगलों और देहातों में छुपते, टेरेन को अच्छी तरह समझते थे और यही चीज उनकी जंग में सबसे बड़ी कुव्वत थी और उस वक्त उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। मराठा राइज औरंगजेब के जमाने से शुरू हो चुकी थी। शिवाजी की लीडरशिप में इनका असर बढ़ा और साथ ही मुगलों से कन्फ्रंटेशन भी। औरंगजेब की वफात के बाद छत्रपति शाहू और पेशवा बाजीराव ने इस मराठा पावर को रिवाइव किया। पेशवा बाजीराव की कमांड में मराठों ने खासी एक्सपेंशन की। 1733 तक ये गुजरात और आगरा पर हमले करने लगे और 1737 में बाजीराव की कमांड में ये दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच गए। मालवा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा भी आने वाले सालों में इनके कंट्रोल में आ गए। 1749 में छत्रपति शाहू के बाद से ये एक तरह से कन्फेडरेसी ही थी जिसमें शिंदिया या सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ बड़े स्टेक होल्डर्स थे और ये अपने अपने इलाकों में रूल करते थे। ये मराठा फोर्सेस बार बार दिल्ली पर हमले भी करती रही। 1737 से 1788 तक मराठों ने 10 बार दिल्ली पर हमला किया। तख्त दिल्ली की सियासत में इनका किरदार बहुत अहम हो गया था। 1752 में इन्होंने मुगलों के साथ एक अहदनामा साइन किया जिसके बाद से वो मुगल बादशाह के एक तरह से प्रोटेक्टर बन गए। अहमद शाह दुरानी के वापस जाने पर अगस्त 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर फिर से कब्जा किया और मुगल बादशाह को तख्त पर बैठाया। उस वक्त मुगल तख्त सिर्फ नाम का रह गया था। 1758 में आदीना बेग ने मराठों को पंजाब आने की दावत दे डाली ताकि अफगानों को यहाँ से निकाला जा सके और ये मराठों का पंजाब में सिखों के साथ पहला बड़ा पॉलिटिकल कांटेक्ट था, जहां से आने वाले तकरीबन 50 सालों में सिखों और मराठों के दरमियान इस लव हेट रिलेशनशिप का आगाज होने वाला था।
दोनों को करीब लाने में उस वक्त आदीना बेग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसने इन्हें लाहौर और पंजाब के टेक ओवर के लिए एक अलायंस बनाने पर राजी किया। मराठों ने पंजाब आने के लिए आदीना बेग की जो दावत थी उसे कबूल कर लिया, जिसमें आदीना बेग ने उन्हें इस फौज को कैंपेन के लिए हर रोज जिस दिन वो मार्च करेंगी 1 लाख रुपए देने का वादा किया और 50,000 उन दिनों के लिए भी जब वो मार्च नहीं करेंगी। गंडा सिंह का कहना है कि मराठों को पंजाब का रास्ता दिखाने वाला आदीना बेग ही था और उसकी ये दावत ही थी जो उन्हें यहाँ ले आई। फरवरी 1758 में मराठा कमांडर रघुनाथ राव की फौज ने पंजाब की तरफ मार्च शुरू किया। गंडा सिंह का कहना है कि मार्च 1758 में आदीना बेग और उसके सिख एलाइज इस फौज को सरहिंद में आकर मिले। ये सिख और मराठों के लिए शुरू से ही एक बहुत अनईजी अलायंस था। सिख फौजें सरहिंद शहर में पहले दाखिल हुई और उन्होंने वहां लूटमार की और मराठा फोर्सेस उनके बाद एंटर हुई। गंडा सिंह का यह भी कहना है कि मराठा फोर्सेस इस बात से जेलस थी कि सरहिंद से सिखों को ज्यादा माल मिला और इस पर उनकी आपस में लड़ाई भी हुई, जिसके बाद फैसला यह हुआ कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग मार्च करेंगी। ये फोर्सेस 20 अप्रैल 1758 को लाहौर में दाखिल हो गई और उन्होंने वहां पहुंचकर आदीना बेग को ही पंजाब का गवर्नर बना दिया। अफगान वहां से निकल गए। गंडा सिंह का कहना है कि इस कैंपेन में सिख सरदार चढ़त सिंह, जस्सा सिंह आहलूवालिया, गैबा सिंह और झंडा सिंह भंगी शामिल थे। पंजाब में मराठे अब सिखों के साथ एक पावर शेयर होल्डर थे, लेकिन ये अलायंस भी ज्यादा देर ना चल सका। मराठे लाहौर में रुके नहीं और उन्होंने दक्कन वापस जाने का फैसला कर लिया। मराठों के लिए अपनी पावर बेस से दूर रहना भी मुश्किल था। आदीना बेग ने उन्हें 75 लाख रुपए सालाना देने की हामी भर ली, जिसके बाद रघुनाथ राव 10 मई को लाहौर से चले गए। आदीना बेग का मराठों को पंजाब लाने का मूव उन्हें अहमद शाह दुरानी से एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ले आया था। अफगान फोर्सेस ने जनवरी 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब शिकस्त दी तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इस लड़ाई में बड़े मराठा कमांडर और हजारों सिपाही मारे गए। सिख इस लड़ाई से दूर ही रहे। सिख जत्थों में से सिर्फ फुल्किया मिसल थी जिसने लॉजिस्टिक्स की हद तक इनका साथ दिया, लेकिन इस जंग के बाद वापस जाती अफगान फोर्सेस पर सिख जत्थों ने हमले किए और उनका खासा नुकसान किया। जस्सा सिंह आहलूवालिया की कमान में होने वाले हमलों में उन्होंने कई मराठा खवातीन को भी अफगानों से छुड़वाया, जिन्हें वो अपने साथ वापस लेकर जा रहे थे। ये शिकस्त बहरहाल मराठों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके पंजाब में एक्सपेंशन के एम्बिशन के लिए एक बड़ा सीरियस सेटबैक भी था, लेकिन इसके साथ ही ये जो पावर वैक्यूम हुआ उसमें सिख जत्थों की ताकत बढ़ना शुरू हुई। पानीपत की लड़ाई के बाद सिखों और मराठों ने इकट्ठे होकर भारतपुर के राजा जवाहर सिंह का भी साथ दिया जब उसने अक्टूबर 1764 में दिल्ली पर चढ़ाई की और मुहासरा कर लिया। जवाहर सिंह ने यह हमला नजीबुद्दौला से अपने बाप सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए किया था। सिखों और मराठों दोनों ने उसका साथ दिया, लेकिन इसके बाद मराठा कमांडर मल्हार राव के ताल्लुकात जवाहर सिंह से खराब हो गए। भारतपुर के राजा जवाहर सिंह की जयपुर से भी लड़ाई थी, जिसके राजा माधु सिंह का मराठे साथ दे रहे थे। फिर मराठों ने तख्त नशीनी की जंग में जवाहर सिंह के भाई और उसके राइवल निहार सिंह का साथ देने का फैसला कर लिया। निहार सिंह मराठों की प्रोटेक्शन में आ गया, लेकिन जवाहर सिंह ने सिखों के साथ मिलकर 13 और 14 मार्च 1766 को धौलपुर की लड़ाई में निहार सिंह और उसके मराठा अलाइज को शिकस्त दी। कई मराठे इस लड़ाई में मारे गए और मराठा कमांडर गिरफ्तार भी हुए। निहार सिंह ने इस हार के बाद खुदकुशी कर ली। मराठों को पानीपत की इस लड़ाई से रिकवर करने में 10 साल लगे। पेशवा माधुराव का इसमें बड़ा अहम रोल था, जिसकी वजह से मराठों ने बिलाखिर अपनी पावर रीगेन की। उस वक्त मुगल तख्त के हालात ईस्ट इंडिया कंपनी से जंगों में शिकस्त के बाद खासे खराब हो चुके थे। मुगल बादशाह इलाहाबाद में एग्जाइल था। उसे अपने आप को बचाने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एलाई की जरूरत थी, जिसके लिए उसने मराठों को रीच आउट किया। गंडा सिंह का कहना है कि शाह आलम सानी को सिखों से भी खदशा था कि कहीं वो तख्त पर कब्जा करके उसकी जगह किसी और को ना बैठा दे। बहरहाल मुगलों और मराठों के दरमियान कांटेक्ट हुआ और मराठों ने हामी भर ली। विलियम डालरिम्पल का कहना है कि 15 फरवरी 1771 को एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद उसी साल 18 नवंबर 1771 को दरबार में एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर महाराजा ऑफ ग्वालियर और मराठा कमांडर महादजी शिंदे ने बादशाह के पैरों में गिरकर उससे अपनी लॉयल्टी का इजहार किया और बदले में शाह आलम सानी ने उसे सीने से लगा लिया। दिल्ली का कंट्रोल उस वक्त रोहिला सरदार जाबिता खान के पास था। जनवरी 1772 में महादजी शिंदे एक मराठा फौज के साथ दिल्ली में दाखिल हुए। इन मराठा फोर्सेस ने इलाहाबाद से लाकर शाह आलम सानी को फिर से तख्त पर बैठा दिया
यूं मुगल अथॉरिटी तो फॉर्मली रिस्टोर हो गई, लेकिन दिल्ली की असल पावर अब मराठों के पास आ गई थी। विलियम डालरम्पल का कहना है कि मुगल तख्त और मराठों के ताल्लुकात भी कोई बहुत मिसाली नहीं थे और महादजी शिंदे सितंबर 1773 में वापस चले गए और आने वाले कई सालों के लिए एक तरह से दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर गए। पंजाब इस दौरान भी मुगल अथॉरिटी के लिए एक हॉस्टाइल ग्राउंड ही था। मुगल सल्तनत एक फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और पंजाब से उनके लिए सिख जत्थों की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा करना मुश्किल था। 1782 में मुगल कमांडर मिर्जा नजफ खान की वफात के बाद शाह आलम सानी फिर से मुश्किल में आ गया। सिखों को लगता था कि अभी भी मुगलों को तख्ते दिल्ली से हटाया जा सकता है। गंडा सिंह का कहना है कि इन्होंने मराठों को इसके लिए पैगाम भी भेजे, लेकिन महादजी शिंदे ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1783 में तो सिख दिल्ली तक पहुंच गए। इसके बाद नवंबर 1784 में महादजी शिंदे और शाह आलम सानी की एक और मुलाकात फतेहपुर सीकरी के नजदीक हुई, जिसमें उसने फिर से मुगल बादशाह के आगे सर झुकाया और शाह आलम सानी ने महादजी शिंदे को वकील मुतलक मुकर्रर कर दिया। ये वो ओहदा था जो मिर्जा नजफ के जाने से खाली हुआ था। अब मराठे प्रैक्टिकली मुगलों की बिहाफ पर रूल करने लगे। जनवरी 1785 में महादजी शिंदे के एक जनरल अंबाजी इंगले को दिल्ली के साथ नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट्स का फौजदार बनाया गया। इसका मेन मकसद सिख जत्थों के हमलों को रोकना ही था। ये वो मौका था जब सिख और मराठे एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। 1785 के आगाज में बाघेल सिंह, गुरदीत सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने 30,000 के एक दस्ते के साथ दरिया जमुना पार किया और गंगा द्वाब के इलाकों पर हमले किए। इस सिख पार्टी ने चंदौसी में काफी तबाही मचाई। ये सूरत हाल मराठों के लिए बहुत अलार्मिंग थी। मराठों ने पहले कोशिश की कि बातचीत से कोई हल निकाला जा सके, क्योंकि सिखों की इस इलाके में इंटरवेंशन उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। उन्हें लगने लगा कि अगर इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना लिया गया या कोई हल ना निकाला तो फिर दिल्ली भी महफूज नहीं रहेगा। 1785 में महादजी शिंदे ने अपने कुछ एजेंट्स सिखों के पास भेजे और सिखों के भी वकीलों को बुलाया। वकील उस जमाने में एक तरह से नुमाइंदे को कहा जाता था। मराठों का मुतालबा था कि सिख इस दोआब के इलाके को छोड़ दें। इसी दौरान सिखों ने फिर से दिल्ली के नजदीकी इलाकों पर हमले किए। ये 25,000 सिख थे जो दिल्ली के बाहर इन इलाकों से टैक्स लेने लगे। इनकी देखा देखी गुजरों ने भी इन इलाकों में कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस सिचुएशन ने अब मुगल बादशाह को और भी परेशान कर दिया, जिसने महादजी शिंदे से इसका जल्द से जल्द हल निकालने का कहा। उसे लगने लगा था कि नजफ कुली खान और सिख अब मिलकर किसी को तख्त पर बिठाना चाहते। महादजी शिंदे ने उस वक्त अंबाजी इंगले को डिप्यूट किया कि वो सिखों से कोई पीसफुल सेटलमेंट करे। अंबाजी इंगले सिखों के पास पहुंचे और उस वक्त राव प्रताप सिंह की कोशिशों से मीडिएशन कामयाब हो गई। पहले एक एग्रीमेंट 31 मार्च 1785 को हुआ, लेकिन इसके बाद एक और ट्रीटी निगोशिएट करना पड़ा। पहला मुआहदा करने वालों में बाघेल सिंह, करम सिंह बहादुर, भाग सिंह, देवान सिंह, भाग सिंह डल्लेवाला, मोहर सिंह और दीगर खालसा सरदार शामिल थे। इस बातचीत को लेकर मराठों और सिखों में मिसट्रस्ट बहुत था, लेकिन इनके मफादात वक्ती तौर पर उन्हें एक दूसरे के करीब ले आए थे। फिर दोनों फोर्सेस के दरमियान एक फाइनल ट्रीटी साइन हुआ, जिसे मराठा सिख ट्रीटी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत सिखों को करनाल के इलाके में 10 लाख की जागीर दी गई, जिसके बदले उन्हें 5,000 घुड़सवार या कैवेलरी की प्रेजेंस वहां रखना थी, और अगर जागीरों से आमदन कम होगी तो मराठे ये डिफरेंस पूरा करेंगे। ये तय हुआ कि सिख मराठों का उनकी कैंपेन्स में साथ देंगे, लेकिन उनके इलाकों से राखी या टैक्स नहीं लेंगे। ये भी तय हुआ कि सिख ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ अवध के इलाकों में भी मुदाखलत नहीं करेंगे। हरिराम गुप्ता का कहना है कि मुआहदे की शाम को ही सिख सरदार धुला सिंह ने अपने एक मैसेंजर के जरिए अंग्रेजों से राब्ते शुरू कर दिए और सिख जत्थे ईस्ट इंडिया कंपनी से भी एक मुआहदा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने उस वक्त सिखों को कोई जवाब न दिया। मराठों को शक था कि सिखों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और वो भी उन पर नजर रखे हुए थे। 1785 में मई के महीने में ये एग्रीमेंट हुआ और जून में सिख फिर से दोआब के इलाके में एंटर हो गए और राखी जमा करनी शुरू कर दी। इसके बाद सिखों और मराठों के क्लैशेस होने लगे, लेकिन ये क्लैशेस फिर एक बड़ी लड़ाई में बदलने वाले थे और उनका बैटल ग्राउंड पटियाला की रियासत बनने वाली थी। हरिराम गुप्ता का कहना है कि पटियाला के राजा साहब सिंह, जो कि उस वक्त शायद 10 साल का था, उसके अपने बख्शी से फौज की रोल कॉल के ऊपर एक बहस हुई और बख्शी ने राजा के थप्पड़ दे मारा। राजा रोता हुआ रानी के पास गया, जिसने बख्शी को कैद में डाल दिया।
बख्शी की फैमिली भी तगड़ी थी। उसके रिश्तेदारों ने सिख सरदारों खुशहाल सिंह, बाघेल सिंह और राय सिंह को पटियाला पर हमले के लिए बुला लिया। 1785 के आखिर में खुशहाल सिंह ने पटियाला के बनौर और छत के इलाकों पर कब्जा कर लिया। पटियाला के राजे ने मराठों से मदद की दरख्वास्त की और दीवान नानूमल के जरिए मराठों को 3 लाख रुपए, फौज का रोजाना 5,000 रुपए खर्चा और असलहा देने का कमिट किया। धर्राव अपनी फौज लेकर आ गया और उसने बनौर में सिखों को शिकस्त दी, जिसके बाद सिख जलंधर दोआब वापस चले गए और राजा को उसके इलाके वापस मिल गए। इसके बाद भी सिखों और मराठों की सतलुज और दिल्ली के आसपास के इलाकों में झड़पें होती रही, लेकिन पटियाला का स्कोर सेटल होना बाकी था। फरवरी 1787 में महाजी शिंदे ने अंबाजी इंगले की कमांड में एक फोर्स पानीपत की तरफ रवाना की, जिसका मकसद सिखों के हमलों को रोकना था। बाघेल सिंह एक जागीर के बदले अंबाजी के साथ शामिल हो गया, लेकिन दीगर सिख सरदार इस मराठा फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। अप्रैल 1787 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने भी मराठों की फोर्सेस को करनाल में ज्वाइन कर लिया, जो उस वक्त मराठों का एक तरह से एला ही था। महाजी शिंदे ने अंबाजी को पटियाला मूव करने का ऑर्डर दे दिया और कहा कि सिख सतलुज के तमाम सरदारों से पैसा इकट्ठा किया जाए। इस पर मराठा फोर्सेस ने थानेसर का रुख कर लिया, लेकिन वहां पैसा इकट्ठा करने में कोई बड़ी कामयाबी ना हुई। हरिराम गुप्ता का कहना है कि यह फोर्स सिर्फ 30,000 ही इकट्ठा कर सकी, लेकिन थानेसर पहुंचकर इस मराठा फौज के लिए एक और बुरी खबर यह थी कि उन्हें महाजी शिंदे की तरफ से ऑर्डर मिले कि वो फौरन वापस आ जाए। उसकी वजह यह थी कि जयपुर की लड़ाई में महाजी शिंदे को अब इन फोर्सेस की जरूरत थी, लेकिन अंबाजी ने इस ऑर्डर को इग्नोर किया और पटियाला की तरफ अपना मार्च जारी रखा। पटियाला के दीवान नानूमल ने भी इन फोर्सेस को गोहराम में ज्वाइन कर लिया, लेकिन यह मराठा फोर्स अपनी बेस से दूर होने, ऑर्डर इग्नोर करने और बगावत के खदशे की वजह से कमजोर हो गई थी। उनके गुलाम कादिर के साथ भी हालात अच्छे नहीं रहे, जो 4 जून को इन मराठा फोर्सेस को छोड़कर वापस सहारनपुर चला गया। अंबाजी को अब लगने लगा कि आगे बढ़े तो हो सकता है कि जंग में फौज ही तबाह हो जाए और पीछे हटे तो मराठों की नाक कट जाएगी और फिर सिख जत्थे लूट मार भी करेंगे। लेकिन उन्होंने वापसी का कड़वा घूम भर लिया और बगैर किसी एग्रीमेंट के 7 जून 1787 को ये मराठा फोर्सेस वापस चली गईं और यूं इस मामले का एंटी क्लाइमैक्स हो गया। सिखों ने इस वापस जाती फोर्स पर भी हमले किए। सिखों और मराठों के दरमियान टेंशन अभी मौजूद थी। सिख मराठा पावर को बार बार चैलेंज कर रहे थे और मराठे इन मामलात को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात में एक ऐसी तब्दीली होने वाली थी जिसने इस पावर स्ट्रगल का रुख मोड़ दिया। रोहिला अफगान, जो कभी सिखों और मराठों के अलाए थे, उन्होंने दिल्ली को टेक ओवर कर लिया। सिखों और मराठों के दरमियान लड़ाई के इस अगले फेज में क्या हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।